Yes, good morning students. Welcome. As we started lesson number 3rd, problems, features and reform policies in agriculture. We are now about to finish the lessons. Lesson हमारा खत्म होने वाला है. In our previous topic we discussed reforms in agriculture. हमने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की थी. 3 रिफॉर्म्स, टेक्निकल रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड जनरल रिफॉर्म्स. आज हम डिस्कस करेंगे कि उन रिफॉर्म्स का क्या बेनिफिट हुआ हमारी एग्रीकल्चर को, यानी अचीवमेंट्स ऑफ दोज रिफॉर्म्स. उन रिफॉर्म्स की क्या अचीवमेंट्स रही. तो पहले मैं बात डिस्कस करूंगा कि दोज रिफॉर्म्स वर कन्वर्टेड इनटू ग्रीन रिवोल्यूशंस, कि उस रिफॉर्म्स की वजह से आवर एग्रीकल्चर गॉट रिवोल्यूशंस, मतलब क्रांति. अगर मैं इसको प्रॉपर वे में डिफाइन करूं तो ग्रीन मीन्स क्रॉप, रिवोल्यूशन मीन्स स्पार्ट. स्पार्ट मीन तेजी. दैट मीन्स स्पार्ट इन क्रॉप प्रोडक्शंस, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्पार्ट आ गया, तेजी आ गई, क्रांति आ गई. जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि आवर कंट्री बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, कि हमारा देश एग्रीकल्चर के अंदर आज सेल्फ डिपेंडेंट बन गया है. प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं. हमने देखा 1951 के अंदर जो वीट प्रोडक्टिविटी थी वो हमने देखा 660 किलोग्राम. आज हम देखें तो 25 किलोग्राम के लगभग, उससे ज्यादा भी है, हमारी वीट प्रोडक्टिविटी है. राइस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई. देन आवर कंट्री बिकम सेल्फ डिपेंडेंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शंस. अभी पिछले दिनों आपने सुना था हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट की थी कि आज हमारे स्टॉक में इतना फूड ग्रेन्स का बफर स्टॉक है कि हम लोग 9 मंथ टू 1 ईयर तक उसे काम चला सकते हैं. यानी 1 ईयर तक हमारे पास स्टॉक है. तो ये शो करता है हमारी एग्रीकल्चर अचीवमेंट को, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस को, क्रॉप प्रोडक्टिविटी की प्रोग्रेस को शो करता है. फिर हम बात करते हैं राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशंस, कि पहले हम लोग कम एरियाज के ऊपर कल्टीवेट करते थे. मैंने आपको बताया था फ्लोविंग एक प्रोसेस होती है, प्रैक्टिस होती है, कि जिसमें फार्मर अपनी लैंड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देता है फॉर सम टाइम्स टू रिगेन इट्स फर्टिलिटी. वो फ्लोविंग से छुटकारा मिल गया बिकॉज वी स्टार्टेड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड. तो एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ. प्लस फार्मर्स कुछ लैंड पे एग्रीकल्चर करता ही नहीं था क्योंकि पानी की कमी थी. इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होने की वजह से वो जो लैंड अनकल्टिवेटेड थी वो लैंड भी कल्टीवेट होने लगी. एरिया अंडर कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ. प्लस पानी की वजह से, पानी की कमी की वजह से वो साल में एक क्रॉप करता था, सिंगल क्रॉप पैटर्न था. जब पानी की मात्रा इंक्रीज हुई, नहरें बनी, ट्यूबवेल लग गए, तो मल्टी क्रॉपिंग होने लगी. साल में वो आज 2 से 3 क्रॉप ले लेता है उसी लैंड से, उसी हेक्टेयर से. तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशंस. तो नेक्स्ट बात है, प्रोडक्शन भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट मैं बात करता हूं शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग. ये दोनों पॉइंट इकट्ठे चलेंगे. चेंजिंग फार्मर्स आउटलुक, कि फार्मर्स का जो पहले आउटलुक होता था, एग्रीकल्चर करने का नजरिया होता था, वो कन्वेंशनल था. मींस उसके लिए एग्रीकल्चर केवल सब्सिस्टेंस थी, मतलब जीवन निर्वाह के लिए खेती करता था. वो एग्रीकल्चर करता था सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए. अब फार्मर्स का आउटलुक चेंज हुआ टू कमर्शियल फार्मिंग.
उसके लिए एग्रीकल्चर एक कमर्शियल वेंचर बन गई। उसको भी ये पता लग गया कि अगर मैं एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट शो करूं, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट शो करूं, सरप्लस क्रिएट होगा, मार्केटेबल सरप्लस आएगा, उसको सेल करके वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव कर सकता है, अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है। यानी उसके पास मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट हुआ। क्या होता है मार्केटेबल सरप्लस? यानी सब्सिस्टेंस खुद के लिए और मार्केटेबल मार्केट में सेल करने के लिए। तो मार्केटेबल सरप्लस रेफर टू द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ओवर एंड अबव फॉर सेल्फ कंजप्शन, कि सेल्फ कंजप्शन से जितना ज्यादा इंक्रीज होगा वो मार्केट में सेल के काम आएगा। दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल सरप्लस। यानी फार्मर्स का आउटलुक चेंज हुआ। ही स्टार्टेड यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न फार्म मैनेजमेंट सिस्टम, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। उसको एहसास हुआ कि अगर हम बिजनेस के अंदर 100% एफिशिएंसी शो करते हैं तो बिजनेस प्रॉफिट में आता है। तो उसने वही एफिशिएंसी एग्रीकल्चर में शो की, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि आज हम फूड ग्रेन्स के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट हैं। जो फूड ग्रेन्स हम लोग 1965 से पहले इंपोर्ट किया करते थे, दैट सेम फूड ग्रेन्स वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग टू द अदर कंट्रीज। तो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ आवर रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। अब बात आती है कि हमने अचीवमेंट्स ली, नो डाउट, बट वो अचीवमेंट्स लिमिटेशन से फ्री नहीं हो सकती, कुछ कमियां रहेगी। उस रिफॉर्म्स के अंदर कुछ कमियां हैं, नो डाउट। हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मल्टीपल हो गया, लेकिन अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन करें, इंटरनेशनल कंपैरिजन के अकॉर्डिंग आज भी हमारी प्रोडक्टिविटी लो है। मैं यहां पे व्हीट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं 25 क्विंटल्स इंडिया। अगर मैं यूके की बात करूं 80 क्विंटल्स, चाइना के अंदर 60 क्विंटल्स। तो वो दिन भी आएंगे इंडिया के अंदर। होप फॉर द बेस्ट। लिमिटेशंस की बात करें, यानी इन रिफॉर्म्स का बेनिफिट was limited to only few crops, wheat and rice। यानी ग्रीन रिवोल्यूशन का बेनिफिट मिला केवल 2 क्रॉप्स को, व्हीट एंड राइस। इनकी ही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। अदर कमर्शियल क्रॉप्स लाइक कॉटन, शुगर केन, उसको इसका बेनिफिट नहीं हुआ। यानी इट वाज लिमिटेड टू ओनली फ्यू क्रॉप्स। फिर बात करता हूं मैं अनइवन स्प्लिट, कि ये ग्रीन रिवोल्यूशन was limited to only few states। इसका बेनिफिट, इस फॉर्म्स का बेनिफिट केवल कुछ स्टेट्स को मिला, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कुछ पार्ट यूपी का। अदर स्टेट्स को इनका बेनिफिट नहीं मिला। अदर स्टेट्स की प्रोडक्टिविटी आज भी लो है। फिर लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशंस, जो ये रिफॉर्म्स किए गए, सुधार किए गए एग्रीकल्चर के अंदर, इसका बेनिफिट मिला ओनली टू लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, मींस ओनली बिग फार्मर्स को, बड़े बड़े जमींदारों को, क्योंकि ये जमींदार ही परचेज कर सकते थे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, मशीन, जो भी हमने इंप्लीमेंट की थी। स्मॉल फार्मर्स के लिए आज भी मशीन खरीदना मुश्किल है, महंगे केमिकल्स का परचेज करना मुश्किल है, क्योंकि उसकी इनकम लो है। अब इस रिफॉर्म्स की वजह से वो बिग फार्मर्स तो और रिच होते गए, अमीर होते गए। स्मॉल फार्मर्स आज भी गरीब है, पॉवर्टी के जाल में फंसा हुआ है। अब उसका रिजल्ट क्या आया? इकोनॉमिक डिवाइड, स्टेट वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की वजह से कुछ स्टेट्स तो ज्यादा ग्रोथ करते गए, इनकी ग्रोथ बढ़ गई, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। अदर स्टेट्स के अंदर आज भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से वो आज भी गरीब है फार्मर्स।
फिर इसका बेनिफिट कुछ फार्मर्स को मिला, वो अमीर हो गए, यानी टोटल पॉपुलेशन ऑफ फार्मिंग जो फार्मर्स हैं 10 to 20 फार्मर्स इसका बेनिफिट ले सके। 80% पॉपुलेशन जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो आज भी इससे इन रिफॉर्म से अनटच्ड है। ना तो उसको क्रेडिट फैसिलिटी का बेनिफिट मिलता है, ना ही गवर्नमेंट सब्सिडी का बेनिफिट मिलता है, कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है ये रिच फार्मर्स अपने रिलेशन अपनी पावर के थ्रू ले जाते हैं, स्मॉल फार्मर्स को इनका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि आज का जो एक लॉजिकल क्वेश्चन क्रिएट होता है, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवोल्यूशंस? डज इंडिया नीड एंड अनदर ग्रीन रिवोल्यूशंस? तो आपकी नजर में इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे सोचने के नजरिए से इसका आंसर है यस। कि आज हमें एक और ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत है। आज हमें फिर से वो रिफॉर्म्स जो पहले हमने स्टार्ट किए थे, सीरीज ऑफ रिफॉर्म स्टार्ट की थी, पॉलिसी स्टार्ट की थी, फिर से स्टार्ट करने की जरूरत है। क्यों? नंबर 1, जब ये रिफॉर्म्स हुए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ये सफिशिएंट थी उस टाइप की पॉपुलेशन के लिए। आज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हमें लार्ज स्केल पे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, चाइना, अमेरिका के, इंग्लैंड के, यूके के इक्विवेलेंट। सेकेंड, कि जो रिफॉर्म्स पहले लिमिटेड थे ओनली फ्यू क्रॉप्स, मैं चाहता हूं कि अब जो रिफॉर्म्स हों उसका बेनिफिट ऑल क्रॉप्स को मिले, ऑल क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, हर क्रॉप प्रोडक्शन में साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज हो, केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो। मेरा मानना है, मैं चाहता हूं कि उसका बेनिफिट सभी स्टेट्स को मिले। जहां पर भी फार्मिंग पॉपुलेशन है, लोग एग्रीकल्चर करते हैं, उन सभी स्टेट्स को इसका बेनिफिट इक्वली मिलना चाहिए। जो इक्वालिटी है, जो इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, इकोनॉमिक डिवाइड बढ़ गया है, उसको खत्म करना है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि सभी फार्मर्स, छोटे फार्मर्स को भी इसका बेनिफिट मिले। जो गवर्नमेंट की सब्सिडी रिफॉर्म्स है वो स्मॉल फार्मर्स तक पहुंचे, ये गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा। तभी हम कह सकते हैं वी हैव गॉट अनदर ग्रीन रिवोल्यूशंस। स्टूडेंट्स, ये लेसन आपका खत्म होता है। ये आप लोगों ने डिस्कस करना है, पढ़ना है, इसके नोट्स बनाने हैं, थ्रू आउट स्टडी करनी है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप्स आ रहे हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आपने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इसको थ्रू आउट स्टडी करना है। सो स्टूडेंट्स,